गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9th का साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री होगा, दैट इज़ मैटर। आप सभी जानते हैं कि मैटर सॉलिड हो सकता है, मैटर लिक्विड हो सकता है, मैटर गैस हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। एयर को आप मैटर बोल सकते हैं, वाटर को मैटर बोल सकते हैं। कोई भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मैटर हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें, एक प्रॉपर डेफिनेशन मैटर का क्या होगा। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपका मैटर का यहाँ पर है। एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फर्नीचर, मिल्क, परफ्यूम जो भी है लिखा हुआ है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हम बात करें तो यहाँ देखिए, मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ से, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे सॉलिड मैटर होगा, एग्जाम्पल के लिए शुगर हो गया, सैंड हो गया, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, कुछ भी ले सकते हैं। लिक्विड वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया। गैसेस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। बट ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, matter has some different type of groups, but before that we have to go for checking the thing that on which basis you have an idea that whether a given substance will exist as solid, liquid or gas. So just focus here, we have 2 points कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या हम ले लेंगे बेसिस, वी कैन गेट एन आइडिया वेदर ए गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर करेंगे पूरी तरह से। इनके बेसिस पर आप ये पता करने में सक्षम होंगे कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा और कौन गैस होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ है space between the particle, space between the particle। दूसरा है force of attraction between the particles। तीसरा है extent of movement of particles। देखिए 3 डायग्राम्स यहाँ बने हुए हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को बताते हुए। ये 3 स्टेट्स यहाँ दिखाए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्ट्रक्चर इनका दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ सॉलिड का, यहाँ लिक्विड का, यहाँ गैस का। ये स्ट्रक्चर से ही क्लियर है कि जो पार्टिकल्स की सजावट है तीनों में डिफरेंट है। अब देखिए उस पर कमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, देखते जाइए एक एक करके। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पहला पॉइंट जो है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, आप ध्यान दीजिए यहाँ मिनिमम है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। यहाँ मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा है, लिटिल मोर, जबकि यहाँ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मैक्सिमम है। तो यहाँ मिनिमम, लिटिल मोर, मैक्सिमम, क्लियर कट आपको नज़र आ रहा होगा। अब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड में, मेंशन किया हुआ है, लेस स्ट्रॉन्ग लिक्विड में हो गया। चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, जब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली कम जाएगा और यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। अब एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो जाहिर है कि जब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, तो मूवमेंट तो मिनिमम होगा ना। तो सॉलिड में मूवमेंट मिनिमम होगा, लिक्विड में थोड़ा अधिक होगा और गैस के तो मॉलिक्यूल, गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब आते हैं हम
इन जो पैरामीटर्स जो हमने लिया, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिया या एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट लिया, तो based on the above parameters, various properties of solid, liquid and gases have been listed and justified. अब ध्यान दीजिए, इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई किया गया है। यहाँ सॉलिड की प्रॉपर्टी बताई गई है 1 2 3 4 5, ठीक उसी तरह से लिक्विड 1 2 3 4 5 और गैस भी 1 2 3 4 5 ये प्रॉपर्टी बताई गई है। अब इसमें आप देखिए कि सॉलिड में लिखा हुआ है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड हेंस डू नॉट फ्लो, जबकि लिक्विड में है कि फिक्स्ड वॉल्यूम उनका है लेकिन शेप डिफरेंट होता है एंड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ये लिक्विड देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, 1 लीटर लिक्विड है, 1 लीटर तेल है मान लीजिए, तो उस 1 लीटर तेल को किसी बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेता है, लेकिन उसी 1 लीटर जो ऑयल है किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं आप, किसी जग में डाल देते हैं तो वो जग का शेप ले लेगा। तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होगा। गैस में देखिए, इनका ना शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम, इसीलिए वो इजीली फ्लो करते हैं। लिक्विड भी फ्लो करता है और इन दोनों प्रॉपर्टी को, जैसे लिक्विड भी फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करता है, इसलिए इन दोनों को कंबाइंडली फ्लूइड भी कहा जाता है। अब देखिए, सॉलिड में चूंकि इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस एकदम नहीं होता, बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, तो इसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। अब यहाँ लिखा हुआ लेस कंप्रेसिबिलिटी, क्यों भाई, थोड़ी बहुत जगह है ना, तो थोड़ा कंप्रेस्ड होने का चांस है, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि जगह ही जगह है। इनमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कारण कि कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। इनकी डेंसिटी मॉडरेट होती है और इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। दोनों के बीच में लिक्विड है, इनकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, गैस की डेंसिटी लो होती है, और लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट यानी दोनों के बीच की होती है। अब फ्री सरफेसेस की बात करें तो जैसे कोई ईंट ले लीजिए, ब्रिक ले लीजिए, आप देखते हैं उसके कितने सारे सरफेस हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है, जैसे कोई रेक्टेंगल है, तो जिसका भी फिक्स्ड शेप है उसमें बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। लेकिन लिक्विड, चूंकि उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन शेप तो फिक्स्ड नहीं है ना, जिसमें जाएगा उसी का शेप ले लेगा, इसलिए ओनली वन फ्री सरफेस किसके पास, लिक्विड के पास होता है, जबकि गैस कोई फ्री सरफेस नहीं रखता है, उसके मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव करते हैं। अब देखिए, ये सॉलिड में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन यहाँ किया गया है कि डू नॉट फॉलो द फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन क्या होता है, एक्चुअली डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। जनरली गैस के केस में ही लिया जाता है डिफ्यूजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटी। जैसे आप देखिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और तीनों मिक्स्ड हैं। किसी की डेंसिटी कुछ भी हो लेकिन हम सिर्फ एयर के रूप में उसको जानते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होती है वो गैसेज में मैक्सिमम होती है, सॉलिड्स में नहीं के बराबर, लगभग नहीं होती है, डिफ्यूजन नहीं होता है सॉलिड में क्योंकि स्पेस नहीं है। लिक्विड में थोड़ा सा रेट ऑफ डिफ्यूजन कुछ हो पाता है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मैंने यहाँ दिखाया है मैटर, इसको प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में बट गया। उसके बाद एलिमेंट्स यहाँ मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल में, कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बांट दिया गया। फिर देखिए, जो इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं उनको मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर भी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन आप अगर देखें तो मेटल्स क्या है भाई, तो मेटल का डेफिनेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
कोई कह सकता है कि मेटल्स आर हार्ड एंड मैलिएबल, कोई कह सकता है मेटल्स आर डक्टाइल, कोई कह सकता है मेटल कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोई कह सकता है कि मेटल हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप कह सकते हैं कि द एलिमेंट विच हैव all these property are known as metal. Certain examples you can take sodium, magnesium, aluminum, zinc, ये सब मेटल के एग्जाम्पल हैं। अब नॉन मेटल वो सारी प्रॉपर्टी रखते हैं जो मेटल्स नहीं रखते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड स्टेट बट मरकरी इज द लिक्विड मेटल। अब नॉन मेटल्स जो हैं ये जनरली सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन अब उसमें ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो एक्सेप्शंस मस्ट बी कंसीडर्ड, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल दोनों होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। जैसे देखिए कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब सॉलिड नॉन मेटल है। उसी तरह से फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब गैसियस नॉन मेटल हैं। और आपका आयोडीन सॉलिड है, लेकिन उसमें ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। अब ये जो मेटलॉइड की बात हुई है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का चीज है। वो एलिमेंट्स, उस तरह के एलिमेंट्स हैविंग द प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल के भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी रखते हैं, ये नॉन मेटल के भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी रखते हैं। अब जैसे देखिए आपका जर्मेनियम हो गया, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, टू सम एक्सटेंट बोरन भी, ऐसे बोरन नॉन मेटल में ही आता है, लेकिन खास करके जो सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब मेटलॉइड में आ जाते हैं। अब मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में देखिए होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास। जैसे अगर कोई चीनी का शरबत आप लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन अगर पूरी तरह से आप तैयार कर चुके हैं तो आप पॉट में से एक चम्मच ऊपर से शुगर का सॉल्यूशन लीजिए या थोड़ा और नीचे से एक चम्मच लीजिए, मिठास में कोई डिफरेंस आपको नहीं आएगा। तो इनका जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, और सॉफ्ट ड्रिंक भी पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही टेस्ट आपको उसमें मिलेगा। अब सर्टेन हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं, वो क्या होते हैं, तो दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देयर मास। लेकिन इसके पहले एक चीज और कि भाई मिक्सचर माने एग्जैक्टली मिक्सचर होते क्या हैं, और इधर एलिमेंट के बाद कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पहले आपको हम कंपाउंड्स के बारे में बता दें कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेज which are made up of two or more elements combined together in a fixed ratio by mass। ये कंपाउंड्स होते हैं। और मिक्सचर बस सिर्फ वही समझिए कि किसी रेशियो में अगर मिला दिया जाए तो उसको कहा जाएगा मिक्सचर। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के रेशियो में बाई मास मिलाया जाए तो वाटर बनेगा, कंपाउंड हो गया। लेकिन उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी और रेशियो में मिला दिया जाए तो वो वाटर नहीं होगा, वो कंपाउंड नहीं होगा। जैसे आप देखिए, जैसे आयरन का एक टुकड़ा हो, लोहे का एक टुकड़ा हो, और सल्फर के साथ एक डेफिनिट कंपोजिशन लिया जाए और उसको हीट करके अगर फेरस सल्फाइड बनाया जाए तो वो कंपाउंड होगा। लेकिन आयरन और सल्फर को मिलाया जा सकता है किसी भी रेशियो में तो मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन जब चाहे आदमी मैग्नेट लगा करके आयरन को खींच लेगा, सल्फर अलग हो जाएगा। जबकि फेरस सल्फाइड बन जाने के बाद ऐसा नहीं होता है। तो होमोजीनियस हुआ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, हेटेरोजीनियस हुआ डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन
थ्रू आउट देयर मास। इनके एग्जाम्पल्स में मिल्क होगा, ब्लड होगा, वुड होगा, ये सब चीज़ें आएंगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के तहत। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका आता है अलॉयज। देखिए हम मेंशन किए हम alloys are the homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical method। अब जैसे ब्रास, पीतल आप देखते होंगे, ब्रास इज एन alloy of copper and zinc। अब ये बताइए कि जब वंस ब्रास फॉर्म हो जाता है तो ना उसमें कॉपर अलग से आपको नजर आता है और ना ही जिंक, वो सीधे पीतल नजर आता है। अब अगला चीज हम देखें, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे सॉलिड कन्वर्ट होके लिक्विड बन जाएगा, कैसे लिक्विड कन्वर्ट होकर गैस बन जाएगा, फिर अगर हम चाहें तो गैस से कैसे लिक्विड ले सकते हैं, फिर लिक्विड से चाहें तो सॉलिड कैसे ले सकते हैं, और इन सबों में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनको क्या कहा जाता है। तो पहले तो सिंपली आप इस डायग्राम पर फोकस कीजिए, इस डायग्राम पर फोकस कीजिए जिस पर मैं फोकस करा रहा हूँ। ये जो फ्लो चार्ट टाइप बना हुआ है, यहाँ देखिए इसमें दिखाया हुआ है कि सॉलिड से लिक्विड जाने में मेल्टिंग या फ्यूजन, यानी सॉलिड को अगर हम हीट करें तो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा मेल्टिंग या फ्यूजन। अब लिक्विड को थोड़ा और हीट करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोसेस को कहा जाएगा बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अब यहाँ थोड़ा बहुत एक कंफ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। डेफिनेटली here difference is there. You can take the example of the water which are present in the plenty amount in the ponds, rivers and even a roadside area। आपने कभी सोचा है कि गर्मी के दिनों में वो करीब करीब पानी उड़ जाता है, तो वो पानी कहाँ जाता है? क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया? वाटर तो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद उसके वेपर बनने चाहिए, लेकिन वो तो सारा वेपराइज हो जाता है। तो एक्चुअली वो वेपराइजेशन नहीं है, वही एवापोरेशन है। एवापोरेशन किसी टेम्परेचर पर हो सकता है, और ख़ास करके उसका माने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर वो वेपर बन जाता है तो वो वेपराइजेशन नहीं, उसको एवापोरेशन कहा जाता है। तो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में ऑन हीटिंग, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में ऑन हीटिंग। गैस को फर्दर अगर कूल किया जाए तो वो लिक्विड बन जाएगा, और इस प्रोसेस का नाम होगा कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। और फिर लिक्विड को और कूल किया जाए तो एक प्रोसेस होगा सॉलिडिफिकेशन, और फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड सॉलिड में। ये जो मैंने समझाया आपको, ये टोटल यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया है कि मेल्टिंग क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अब देखिए, मेल्टिंग इज ए प्रोसेस, वेयर एज मेल्टिंग पॉइंट इज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि भाई अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बोलेंगे, आइस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो भाई वहाँ तो एक ट्रांजिशन फेज है ना। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो मेल्टिंग प्रोसेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और खास चीज आप समझिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचता है तो वहां से फिर या तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, या फिर वो सॉलिड यानी आइस में गया। तो ये होता है, इसके एग्जाम्पल्स हम आगे डिस्कस किए हुए क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेंगे वहाँ, आप देखिएगा। फिर मैंने बॉइलिंग पॉइंट और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी यहाँ मेंशन कर दिया है।
चूँकि बॉइलिंग प्रोसेस है और बॉइलिंग पॉइंट पर्टिकुलर टेम्परेचर है, और उसमें भी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अक्सर आपको क्वेश्चन मिलता होगा कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइल्ड वाटर ज़्यादा जलाता है या उसका स्टीम ज़्यादा जलाता है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए इन तीनों के डेफिनेशंस को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ एक इलस्ट्रेट कर दिया है मैंने कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो दोनों है, आइस भी है वाटर भी है। तो भाई अब कूलिंग इफेक्ट जो होगा वो किसका बढ़िया होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का कूलिंग इफेक्ट अच्छा होगा या आइस वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा? तो डेफिनेटली आइस वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों भाई? दिस इज बिकॉज फॉर मेल्टिंग ईच किलोग्राम ऑफ आइस withdraws its latent heat of fusion, that is 3.34 into 10 to the power 5 joule from the substance, and hence cools the substance more effectively. वो अपने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से जो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस की कूलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, किससे? वाटर की कूलिंग से। अब हम आते हैं, आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो देख लिया, अब थोड़ा सा हम देख लें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पीछे तो आपने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तब ना इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ, तो वहाँ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर था। हाँ, एक चीज़ जो थोड़ा सा यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दैट इज सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन का एरो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ सब्लिमेशन थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको, सॉलिड से जा रहा है सब्लिमेशन, यहाँ देखिए सॉलिड से, और यहाँ सब्लिमेशन दिखा रहे हैं आपको थोड़ा एक सेकंड, हाँ थोड़ा। तो सब्लिमेशन अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए थोड़े बड़े डायग्राम में ध्यान दीजिए कि सॉलिड अगर डायरेक्टली आ जा रहा है गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बाकी प्रोसेसेस में दिखाया गया है कि पहले सॉलिड लिक्विड में चेंज किया, फिर लिक्विड गैस में चेंज किया, लेकिन देखिए इसमें दिखाया गया कि सॉलिड सीधे सब्लाइम कर रहा है और गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, जिसको देखिए यहाँ डिफाइन कर दिए हैं कि द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड, ये सब्लिमेशन है, द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड on cooling is known as sublimation. Certain examples are cited. The substances which undergo sublimation are iodine, camphor, naphthalene. ये naphthalene balls जो कपड़े वपड़े में डालते हैं, फिनाइल की गोली जिसको लोग कहते हैं, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात हो गई, तो ये एक्चुअली लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, देखिए इसमें अब डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब जाहिर है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में बिल्कुल स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और किसी मार्फत से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो जाहिर उसके लिए तो हीट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम प्रेशर दें तो थोड़ा उल्टा इफेक्ट भी होगा उसमें। मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स हैं, जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, अगर उस पर प्रेशर दे देंगे और टेम्परेचर कम रखते हुए, तो पार्टिकल तो पास पास आएंगे, तो गैस कन्वर्ट होने लगेगा लिक्विड में। और थोड़ा कंप्रेशन बढ़ा दें, मतलब और प्रेशर उसको दे दें, तो कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड में। तो ये जो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो यही है कि चेंज ऑफ प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेज बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है, दैट ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैसेस में भी लिक्विफाइड। वही कारण है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, नज़दीक आते जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा उनमें, तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, तो लिक्विफैक्शन हो जाएगा। तो व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड, देखिए बड़ा में यहाँ देखिए, व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस
particles of the gas come so close together, अभी मैंने कहा, that they start attracting each other sufficiently to form liquid. इतने नज़दीक आएंगे, इतने अट्रैक्शन उनके बीच बढ़ जाएगा कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा. Thus gases can be liquefied by applying high pressure and low temperature. अब देखिए वहाँ मैंने चर्चा की थी इवापोरेशन की. देखिए यहाँ डेफिनेशन डाल दिया है मैंने कि द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन. ये जस्टिफाई भी हो रहा है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन गर्मी लाख कितनों बढ़ जाए और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं ना हो सकता है एटमॉस्फेयर का, लेकिन फिर भी उड़ जाते हैं. वाटर जो है वो चला जाता है, वेपर बन के चला जाता है. तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहा जाता है. अब इवापोरेशन कब स्लो होगा, कब फास्ट होगा, कुछ फैक्टर्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दोज फैक्टर्स क्वेश्चंस may be asked in the examinations, and most of the questions have already been given in the NCERT in text and exercises. अब देखिए मैंने यहाँ 4 फैक्टर डिस्कस किया है कि टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर. जैसे इवापोरेशन इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. जाहिर है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर जल्दी बनेगा. कारण है कि मॉलिक्यूल के बीच दूरी बढ़ेगी, अट्रैक्शन उनका कम होता चला जाएगा और इवापोरेशन शुरू हो जाएगा. सरफेस एरिया, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि एक टेबल पर गर्मी के दिन में ऊपर सीलिंग फैन चल रहा हो और एक छोटे से कप में 1 चम्मच आप पानी रख लीजिए और वही 1 चम्मच पानी एक बड़ी सी थाल में रख दीजिए. ये बताइए अगर रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पंखा चल रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? कप वाला पानी पहले उड़ेगा या प्लेट वाला जो थाल में रखा हुआ है? डेफिनेटली थाल वाला पानी उड़ेगा जल्दी. तो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा. अब देखिए ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? जैसे जनरली सुनते होंगे आप, गर्मी के दिन में लोग बोलते हैं, खास करके बरसात के दिन में लोग बोलेंगे बड़ी ह्यूमिडिटी है. तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है जो एयर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अगर ये ह्यूमिडिटी हाई हो जाए तो जाहिर है कि जब ह्यूमिडिटी हाई होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो डिक्रीज करेगा ना. तो यही कारण है कि गर्मी के दिन में ह्यूमिडिटी कम होती है, हीट होता है, टेम्परेचर होता है, लेकिन ह्यूमिड नहीं होता है एटमॉस्फेयर, तो कपड़े आसानी से सूखते हैं. जबकि बरसात में देखते हैं ऐसा होता है? नहीं होता है. कारण ह्यूमिडिटी. ठीक है. अब देखिए नेचर ऑफ द लिक्विड भी एक फैक्टर है कि किस तरह का लिक्विड आप लिए हुए हैं. लिक्विड गाढ़ा है, विस्कस है, तो जाहिर है उसका इवेपोरेशन तो उतनी आसानी से नहीं होगा जितना अगर कोई डाइल्यूट लिक्विड है, पतला लिक्विड है, तो उसका जो इवेपोरेशन होगा रेट वो जाहिर है ज़्यादा होगा. लेकिन जो थोड़ा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, हनी टाइप होगा, तो वो तो टाइम लगेगा ना. अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये उस फैक्ट पर बेस्ड है दैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सिस्टम और सराउंडिंग्स. जब कोई चीज़ इवेपोरेट करता है और भाई जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा है फिर भी उसका इवेपोरेशन हो गया, तो कुछ ना कुछ हीट तो कहीं से ले रहा है ना. अब वो वाटर है, चौर चाचर में, नदी में, तालाब में उड़ गया, पानी उसका उड़ गया, इवेपोरेट कर गया. और मैं बता ही रहा हूँ आपसे कि ऐसा तो नहीं है कि उसको अलग से बॉयल किया गया 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा तो किया नहीं गया. तो भाई कहीं ना कहीं से तो हीट लिया ना वेपराइज होने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए.
तो वो एब्जॉर्ब किया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सिस्टम और सराउंडिंग्स। तो वो तो बड़े स्केल पर है ना, अब छोटे स्केल पर हम इसको देख सकते हैं कि बाय लूजिंग हीट द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स गेट कूल्ड। अब ये जो लूज करेगा हीट, चूंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लिया फ्रॉम द सिस्टम, तो जो हीट लूज हुआ उसकी वजह से सराउंडिंग कूल हो गया। तो इसलिए देखिए दो इलस्ट्रेशन हमने दिखाया कि ऑन ए हॉट डे स्वेटिंग इन आवर बॉडी टेक्स प्लेस। अगर गर्मी का दिन है तो पसीना आएगा। व्हेन स्वेट इवापोरेट्स, वो पसीना जब इवापोरेट होगा तब आप फील करते हैं कि कैसे इवापोरेट किया। वो एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है हमारे बॉडी से, और जैसे ही हमारे बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिया कि बॉडी को कूल कर देता है। तो इसलिए पसीना आने के बाद अगर पसीना उड़ता है, जब पंखे के नीचे हम बैठते हैं, ध्यान दीजिए, तो आपको थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। पसीना आया है और पंखे के नीचे आप हैं तो वहाँ इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। अब दूसरा इलस्ट्रेशन में देखिए, पेट्रोल, एसीटोन या वैसे सॉल्वेंट जैसे परफ्यूम हो गया, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट लो है, उनको वोलेटाइल लिक्विड्स कहा जाता है, तुरंत उड़ जाने वाले। अगर उनको हम हथेली पर लेते हैं, ऑन पुटिंग देम ऑन पाम, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डियर, ध्यान से देखिएगा। दे क्विकली इवापोरेट, वो तुरंत उड़ जाते हैं, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, द पाम फील्स कोल्ड। तब हम की हथेली क्या लगती है, लगता है ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब बाकी जो होगा वो अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।